नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है दुर्कीम का आत्महत्या का सिद्धांत। यह आपके समाजशास्त्रीय विचारक के पेपर में एक टॉपिक है और ये स्नातक स्तर पर भी है और स्नातकोत्तर स्तर पर भी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थियरिस्ट में इसको शामिल किया गया है। दुर्कीम की जो विचारधारा है उसको हम समाजशास्त्रवाद या सोशियोलॉजिज्म या समाजशास्त्रीय यथार्थवाद सोशियोलॉजिकल रियलिज्म की संज्ञा देते हैं। दुर्कीम एक क्लासिकल फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? मनुष्य के अनुभव करने, सोचने और विचार करने के तरीकों को उन्होंने सामाजिक तथ्य कहा और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विषय ही समाजशास्त्र है। यानी हम समाजशास्त्र में मनुष्य के अनुभव करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं, उसकी विषय वस्तु में शामिल करते हैं। ये ऐसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की और सामूहिक प्रतिनिधान यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा दी। ये इस मामले में भी एक पहले समाजशास्त्री थे कि ये सिद्ध करते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं होती अपितु सामाजिक कारणों से होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि इसके पीछे सामूहिक प्रतिनिधान है, सामाजिक परिवेश है। इनका जो ये आत्महत्या संबंधी अध्ययन है ये वैचारिक और पद्धति शास्त्रीय दोनों ही दृष्टि से समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन कहलाता है और इसके माध्यम से हम वर्तमान में जितने भी प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं, छात्राओं द्वारा, किसानों द्वारा, घर में या घरेलू लोगों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, उन सभी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं और उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्कीम ये तर्क देते हैं कि चूँकि ये एक सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या की दर को उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक तथ्य है और चूँकि एक सामाजिक तथ्य है तो इसमें सामान्यता है, वाह्यता है और बाध्यता है। वो तीनों विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं जो सामाजिक तथ्य में हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक जो आत्महत्या होती है वो सामाजिक दबाव के कारण, सामाजिक कारणों से होती है। उसके कारण व्यक्ति के अंदर नहीं होते, बाहर उत्पन्न होते हैं, परिवेश में उत्पन्न होते हैं, समाज में उत्पन्न होते हैं, समूह में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसमें वाह्यता है। बाहरी परिवेश हमें व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सामाजिक इकाई को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है, इसलिए उसमें बाध्यता का तत्व है और ये हर समाज में पाई जाती है, चाहे कोई भी कैसा भी समाज हो। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं इसकी दर अधिक हो, कहीं आत्महत्या की दर कम हो, लेकिन हर समाज में पाया जाता है, इसलिए सामान्यता का तत्व भी इसमें पाया जाता है। इसलिए दुर्कीम कहते हैं कि आत्महत्या की दर एक सामाजिक तथ्य है। अब सवाल उठता है, इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को नकारते हैं। जो मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि आत्महत्या का कारण मानसिक होता है या मनोवैज्ञानिक कारण जो होते हैं वो आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये उसको सिरे से नकार देते हैं, उनके सिद्धांतों का खंडन करते हैं। दुर्कीम ने आत्महत्या को भी परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि मृत्यु संबंधी वह घटना है, आत्महत्या मृत्यु संबंधी वह घटना है जिसे करने वाला सकारात्मक और नकारात्मक कारणों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानता है, उससे परिचित है कि अगर मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, व्यक्ति जिस मृत्यु का प्रयास कर रहा है उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम क्या हैं, सकारात्मक नकारात्मक परिणाम क्या हैं, उससे वो भली भांति परिचित होता है, उसके प्रति वह चेतनशील होता है। इसी को उन्होंने आत्महत्या कहा। उन्होंने मोटे तौर पर 4 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की: परार्थवादी ऑल्ट्रुस्टिक, अहमवादी इगोइस्टिक, अप्रतिमान एनोमिक, भाग्यवादी फैटलिस्टिक। प्रारंभ में उन्होंने 3 प्रकार की सुसाइड की चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आगे के अध्ययनों में भाग्यवादी यानी फैटलिस्टिक सुसाइड को भी चौथे प्रकार के रूप में जोड़ा। इनका जो अध्ययन है वो इनकी पुस्तक द सुसाइड में प्रकाशित हुआ। तो जो पहला है परार्थवादी आत्महत्या, एक एक करके हम चारों प्रकारों को और उनके उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है ऑल्ट्रुस्टिक यानी परार्थवादी आत्महत्या। इसका शाब्दिक अर्थ है परार्थ, पर अर्थ यानी दूसरों के हित के लिए।
यानी जब आप दूसरों के हित के लिए अपना बलिदान करते हैं तो परार्थवादी आत्महत्या स्वरूप ग्रहण करती है। दुर्खीम का ये कहना था कि यांत्रिक एकता पर आधारित समाज जो होते हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेस्ड जो सोसाइटी थी, जैसा कि आप सबने शुरू में पढ़ा होगा कि दुर्खीम ने जो डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, उसमें 2 प्रकार के समाजों की चर्चा की थी। पहला यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और दूसरा सावयवी एकता पर, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटी। तो उनका कहना था कि जो ये परार्थवादी आत्महत्या होती है वो यांत्रिक एकता पर आधारित समाज, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेस्ड सोसाइटी में अधिकांशता पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी सरल समाज, आदिम समाज जो थे उसमें ये पाई जाती है, परार्थवादी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या सामाजिक कई समूह और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो समूह से और समाज से अत्यधिक एकीकरण महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता है, उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है और वो इस तरह की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा है, जापान की हाराकरी प्रथा है, आपका ये सैनिक द्वारा की गई आत्महत्या है। इसके भी दुर्खीम ने इसका भी आगे उपवर्गीकृत किया इस आत्महत्या को भी। उन्होंने कहा कि परार्थवादी आत्महत्या भी को भी हम 3 उप भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला उन्होंने कहा अनिवार्य, दूसरा ऐच्छिक और तीसरी चरम परार्थवादी। तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या क्या होती है? अनिवार्य का मतलब हुआ, जैसे किसी शब्द से पता लग रहा है कि कंपलसरी है, मतलब आपको करना ही है, उसमें बाध्यता है। तो समाज या समाज जब सामाजिक इकाई को दबाव के माध्यम से फोर्सफुली बलिदान करने के लिए बाध्य करता है तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या जन्म लेती है। उदाहरण के लिए सती आप जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अपने पति के शव के साथ जलना होता था, उसके लिए समाज बाध्य करता जाता था। ऐसी कोई प्रथा बनी थी जिसकी वजह से ये आत्महत्या मूर्त रूप लेती है। दूसरा है ऐच्छिक परार्थवादी। ऐच्छिक परार्थवादी, इसमें इच्छा का पुट होता है, दबाव बाध्यतामूलक नहीं होता। इसलिए जैसे सामाजिक इकाई स्वयं समाज या समूह के हित में आत्महत्या करने का निर्णय ले तो उसे ऐच्छिक कहते हैं, क्योंकि इसमें समूह या समाज का बाध्यता नहीं है। जैसे डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का स्वयं डूबने का निर्णय लेना, वो ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या है। तीसरा है इसमें चरम परार्थवादी आत्महत्या। समूह जो है वो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए इस रूप में प्रेरित करता है कि सामाजिक इकाई की आत्महत्या भावी सामाजिक परिवर्तन के लिए अथवा समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए अनिवार्य मान ली जाती है, और उसका ये बलिदान सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा मान लिया जाता है कि भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में इसको सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बना दिया जाएगा। जैसे जापान की हाराकिरी प्रथा। हाराकिरी जापानी शब्द है ऑब्वियसली, तो उसका अर्थ है कि अपने लक्ष्य को पाने की आखिरी कोशिश तक जीना, अपने लक्ष्य को पाने की आखिरी कोशिश तक जीना। ये समुराई योद्धाओं से बेसिकली जुड़ा हुआ है कि जो समुराई योद्धा होते थे जापान में, वो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान से खेला करते थे, और कहा जाता था कि ये अजय हैं, अपराजित हैं, मतलब इनको कोई जीत नहीं सकता, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर ये योद्धा पराजित हो जाते थे या मतलब पकड़े जाते थे, तब ये योद्धा जो थे इनको बंदी नहीं बनाया जाता था, बल्कि इनको मौका दिया जाता था कि स्वयं को समाप्त कर ले। तो ये लोग अपनी नाभि के नीचे एक केंद्र बिंदु होता है जिसको ये मानते थे कि आत्मा यहाँ निवास करती है, और ये वहाँ पर कटार से या मतलब चाकू से उसको मतलब वहाँ मार लेते थे और अपने आप को ख़त्म कर लेते थे, और इनकी मृत्यु को शहादत या सम्मानपूर्ण माना जाता था। तो इसे हाराकिरी प्रथा कहते हैं। तो ये एक चरम परार्थवादी आत्महत्या का रूप का उदाहरण है। तो परार्थवादी आत्महत्या यानी दूसरे के हित के लिए, यानी समूह समाज के हित के लिए जो हम आत्म बलिदान करते हैं, और ये 3 प्रकार की होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा प्रकार है अहमवादी यानी इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड, जैसे पहली वाली सुसाइड परार्थवादी में हमने पढ़ा कि ये यांत्रिक एकता पर आधारित समाज की विशेषता है, और ये अहमवादी आत्महत्या दुर्खीम मानते हैं, तर्क देते हैं,
यह विशेषतः सावयवी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी बेस्ड सोसाइटी में पाई जाती है, लेकिन यांत्रिक एकता वाले समाज में इसकी उपस्थिति से भी वो इनकार नहीं करते। क्या होती है ये सोसाइटी? जब व्यक्ति सामाजिक इकाई के रूप में समाज से पृथक हो जाता है, उसको लगता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो साधन और क्रियाएं हैं, मतलब वो समाज के साधन और क्रियाओं को महत्व नहीं देता, बल्कि व्यक्तिगत साधनों और क्रियाओं को महत्व देना शुरू करता है, या कहें कि व्यक्तिवादिता का जो की विशेषता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। संबंधों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समाज से वो पृथक्करण महसूस करता है और सामूहिक अस्मिता के स्थान पर समूह या समाज की अस्मिता या प्रतिष्ठा के स्थान पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत सम्मान महत्व प्राप्त करने लगता है। तब हम कहते हैं, तब जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, अपने व्यक्तिगत अस्मिता पर उसके जो ठेस पहुंचती है, उसके सम्मान को जो ठेस पहुंचती है, उसके कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है, तब हम कहते हैं ये अहमवादी आत्महत्या है। उदाहरण के लिए प्रेम में असफल होना, परीक्षा में असफल होना, और इस प्रकार की असफलता में के कारण जब वो व्यक्ति आत्महत्या करता है, हम इसमें स्टूडेंट सुसाइड को शामिल कर सकते हैं, या जब प्रेम प्रस्ताव को लड़का या लड़की ठुकराते हैं और एक दूसरे पे जो एसिड अटैक होते हैं या दूसरे तरह की चीज़ें होती हैं, उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। उनको समझने के लिए हमें दुर्खाइम के इस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए। अब अभी तक आपने जो 2 सुसाइड पढ़ी, उसमें एक चीज़ नोट की होगी कि दोनों ही प्रकार के सुसाइड या दोनों ही प्रकार की आत्महत्या परार्थवादी और अहमवादी, ऑल्ट्रुस्टिक और इगोइस्टिक, एक दूसरे की विपरीत हैं, एकदम विपरीत हैं। यानी पहली वाली आत्महत्या में, ऑल्ट्रुस्टिक में, व्यक्ति समाज से एकीकृत महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता है, कमिटेड होता है, इसलिए वो उसके हित के लिए आत्महत्या करता है। और दूसरे में समाज से पृथक हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, और उसके कारण वो आत्महत्या करता है। तो दोनों ही स्थिति में, एक में व्यक्ति का समाज से एकीकरण है और दूसरे में उस एकीकरण का अभाव है या पृथक्करण है। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत आत्महत्याएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार की, अप्रतिमान आत्महत्या या एनॉमिक सुसाइड। एनॉमी का मतलब होता है, जैसे कि आपने मॉर्टन का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, कि एनॉमी का मतलब नियमहीनता की स्थिति, यानी ये आत्महत्या नियमहीनता की स्थिति का परिणाम है। यहाँ मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि अप्रतिमान आत्महत्या और जो चौथी है भाग्यवादी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे पहली और दूसरी एक दूसरे के विपरीत है, परार्थ और अहमवादी, वैसे ही अब जब आप इसको सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि तीसरी और चौथी प्रकार एक दूसरे के विपरीत हैं, एकदम विपरीत हैं। तो अप्रतिमान में क्या होता है कि नियमहीनता की स्थिति है, यानी नियमों के संचालन में समाज असफल हो जाता है। जब इसमें जो सामाजिक नियम होते हैं वो व्यक्ति को संचालित करने में असफल हो जाते हैं, यानी जो इकाई है वो ये जानने में असमर्थ होता है कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए या क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। जब वो इन सबको के निर्णय नहीं कर पा रहा होता है, और बेसिकली ये स्थिति उत्पन्न कब होती है? जब सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में जो सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकीकरण होता है वो तुलनात्मक रूप से विघटित हो जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, और ऐसे में नवीन नियम मूर्त रूप ले नहीं पाते, और प्राचीन नियम जो होते हैं, पुराने नियम जो होते हैं समाज में संचालन नियंत्रण के, वो अप्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे में वो दिशाहीनता की स्थिति का शिकार हो जाते हैं, और उसके कारण जब व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो अप्रतिमान या एनॉमिक सुसाइड होती है। उदाहरण के लिए अचानक उत्पन्न आर्थिक असंतुलन, बैंकरप्सी जो होती है, उसके कारण जब आर्थिक असंतुलन अचानक उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति जब आत्महत्या करता है, जैसे लोन नहीं चुका पाना, या ऐसी आर्थिक स्थिति हो अचानक से आप बैंकरप्ट हो गए, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब व्यक्ति जो आत्महत्या कर लेता है, कई बार व्यक्तिगत और कई बार सामूहिक रूप से, तो उनको हम अप्रतिमान आत्महत्या में शामिल कर सकते हैं। लास्ट और चौथी प्रकार की आत्महत्या है भाग्यवादी फेटलिस्टिक सुसाइड। जैसे मैंने कहा था, ये तीसरी वाली की जस्ट अपोजिट है अप्रतिमान की। उसमें हमने क्या पढ़ा कि नियम या कार्य प्रणालियाँ समाज की जो होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने में असफल हो जाती हैं, और इसमें है कि नियम और कार्य प्रणालियाँ जो हैं समाज की, वो व्यक्ति पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती हैं, व्यक्ति पे कठोरता से उसका अनुशासन में रखती हैं, उस पर कठोरता से लागू करती हैं। तब हम भाग्यवादी आत्महत्या की बात करते हैं।
और इन नियमों की कठोरता के कारण उसको अपना भविष्य अवरुद्ध दिखाई देता है और उसको समाज की स्थितियों का सामना करने में वो असमर्थ महसूस करता है और इस प्रकार की आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि समाज में जिस स्त्री का जो स्त्री बांझ होती है, यानी उसकी कोई संतान नहीं हो, या फिर संतान तो है लेकिन पुत्र रत्न को उसने जन्म नहीं दिया है, तो उसके कारण जब समाज उस पर दबाव डालता है और वो आत्महत्या करती है, तब वो भाग्यवादी यानी फर्टिलिस्टिक सोसाइटी, यानी समाज के नियम इतनी कठोरता से उसके ऊपर लागू होते हैं कि वो उनके कारण आत्महत्या कर लेती है। तो जैसा आपने देखा कि अप्रतिमान आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या के विपरीत है। एक में नियमों की शिथिलता है, नियमों का ढीलापन है, नियम जो है दिशा निर्देशन देने में असफल है, इसलिए व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। और दूसरी यानी भाग्यवादी आत्महत्या जिसमें नियमों का अनुशासन का इतनी कठोरता है कि उस नियमों की अनुशासन की कठोरता में वो अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने दे पाता, अवरुद्ध महसूस करता है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता उसे और वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसे हम भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। दुर्खीम ने कुल मिला के जो चारों आत्महत्या हैं उनके पीछे क्या कारण माना कि ये सामाजिक तथ्य हैं और इनके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो सामाजिक कारण है, सामाजिक परिवेश। तो ये दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है जिसको मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश की। कुछ आलोचना भी हुई, न्यूबाय हैं, ल्यूक्स हैं, ये दो मैकेंजी हैं, न्यूबाय हैं, ल्यूक्स हैं, ये ऐसे समाज वैज्ञानिक थे या जिन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें से मोटे तौर पर दो आलोचना है। जैसे एक कहा जाता है कि इन्होंने जो सांख्यिकी पद्धति इस्तेमाल की कि आत्महत्या की दर किस में कितनी रहती है, उसकी इन्होंने चर्चा की, तो उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सांख्यिकी पद्धति पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि दुर्खीम ने केवल बाह्य तत्वों पर, सामाजिक परिवेश पर यानी बाह्यता पर, बाध्यता पर जोर दिया, जबकि आंतरिक तत्व भी यानी मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स भी हैं, वो भी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन दो आधारों पर इनकी आलोचना भी की गई, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दुर्खीम की जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो उसके आधार पर आज भी जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं उनको समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत संक्षिप्त रूपरेखा है, मैं ये नहीं कहती कि ये कंप्लीट है। इसमें जैसे आत्महत्या की उनकी जो स्टडी है वो काफ़ी बड़ा व्यापक अध्ययन है, पूरी किताब है उसके ऊपर द सुसाइड करके। उन्होंने कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया उस पद्धति के माध्यम से किस वर्ग में सुसाइड ज़्यादा होती है। इवन उन्होंने मौसम का बताया कि गर्मी तो सर्दी की अपेक्षा गर्मी में ज़्यादा होती है, रोज़गार की अपेक्षा बेरोज़गारों में ज़्यादा होती है, आपकी जो विवाहित और अविवाहित होते हैं उनमें किस्में ज़्यादा होती है, महिला पुरुषों में ज़्यादा किस्में होती है। इस तरह से उन्होंने एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से और बहुत और अन्य चीज़ों, धर्म के आधार पर उन्होंने अंतर किया, तुलनात्मक अंतर किया कि किस में ज़्यादा और किस में कम होती है, और उन्होंने उसका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसकी चर्चा हमने यहाँ बहुत विस्तार से नहीं की है, लेकिन वो भी हम आगे इसमें पढ़ सकते हैं, उसको आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने एक ब्रीफ में आत्महत्या के सिद्धांत को आपके सामने रखने की कोशिश की, जैसा कि स्नातक स्तर पर विद्यार्थी अटेम्प्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।